नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स या फिर विकास बटालियन के बारे में है। एक ही नाम है, मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को विकास बटालियन भी कहा जाता है। क्या कंटेस्ट है? देखो, एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी तक जो स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइना के बीच, वो पेंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक पर था, यानी नॉर्दर्न किनारे पर था। लेकिन पेंगोंग लेक का जो साउदर्न बैंक है यानी साउदर्न किनारा है, वहाँ पे एक चोटी थी, एक पीक थी, ब्लैक टॉप। पहले देखो, वो ब्लैक टॉप हिल किसी के द्वारा कैप्चर नहीं की गई थी, लेकिन चाइना की जो फोर्सेस हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो उस ब्लैक टॉप पर अपनी ट्रूप्स को तैनात करना चाहती थी, बट इंडिया ने उनके एफर्ट्स को रोक दिया और अब उस ब्लैक टॉप पहाड़ी पर इंडिया की फोर्सेस का कब्जा है। तो आर्टिकल ये कहता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, इस बटालियन ने अहम भूमिका निभाई चाइना के एफर्ट्स को विफल बनाने में और ब्लैक टॉप जो पहाड़ी है उसको कैप्चर करने में। तो इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था ना, तो उस समय महसूस हुई थी कि इस प्रकार की फोर्स को इस्टेब्लिश किया जाए और उसी समय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था। शुरुआत में ये कवर्ड आउटफिट थी, मतलब पब्लिक डोमेन में इस फोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी और इस फोर्स में तिब्बतियंस को रिक्रूट किया जाता था। आज के समय में इस फोर्स में तिब्बतियन सोल्जर्स हैं और गोरखा सोल्जर्स हैं, और शुरुआत में इनिशियली इसे इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता था। और ज़रा जानकारी डिस्कस करें इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। वैसे देखो, कैबिनेट सेक्रेटरीट के जुरिडिक्शन में आती है ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसको हेड किया जाता है एक इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि आर्मी ऑफिसर होते हैं मेजर जनरल रैंक के। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में जो यूनिट्स होती हैं उन्हें विकास बटालियन के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो यूनिट्स हैं यानी विकास बटालियंस हैं, क्या आर्मी का पार्ट है? अगर देखो बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम बात करें तो ये आर्मी का पार्ट नहीं है, बट ये आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। मतलब आर्मी जहां चाहे इन यूनिट्स को तैनात कर सकती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का अपना खुद का एक रैंक स्ट्रक्चर है जो आर्मी रैंक्स के स्टेटस के इक्विवेलेंट हैं। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया, जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में, उनकी रैंक आर्मी में मेजर जनरल के बराबर है। ये नीचे कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है जिसमें हिस्सा लिया गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के द्वारा। जैसे ऑपरेशन ईगल, ये कंडक्ट किया गया था जब 1971 में पाकिस्तान के साथ वार कंडक्ट हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ये कारगिल के दौरान कैरी आउट किया गया था। इसके अलावा देश में बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपनी भूमिका प्ले की है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम्पी के बारे में है। कंटेस्ट ये है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया हम्पी के ऊपर। देखो, अपना देश वेबिनार सीरीज में हम्पी के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्थान है, इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये देखो, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ईस्ट सेंट्रल कर्नाटक में है। आप लोकेशन देखिए हम्पी की, ये है कर्नाटक और ईस्ट सेंट्रल कर्नाटक में है हम्पी। ओरिजिन की बात करें, देखो इस सिटी का नाम ड्राइव होता है पैम्पा से। पैम्पा एक पुराना नाम है तुंगभद्रा रिवर का। तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर यह सिटी हम्पी बसी हुई है। ये 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। बहुत ही सुंदर सिटी थी ये। 1500 एडी के आसपास हम्पी विजयनगर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मेडिवल ईरा सिटी हुआ करती थी बीजिंग के बाद, यानी बीजिंग मेडिवल ईरा की सबसे बड़ी सिटी और दूसरे नंबर पे हम्पी का नंबर आता था। और उस समय कहा जाता था ये सिटी इंडिया की सबसे अमीर सिटी थी।
उस समय इस सिटी में दूर दराज के एरिया से ट्रेडर्स आते थे, पर्सिया से, पुर्तगाल से। हम्पी में ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स थी उनमें ए होल पतादकल स्टाइल का आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है। वैसे देखो, कुछ बिल्डिंग्स फॉर एग्जांपल लोटस महल, पब्लिक बाथ और एलिफेंट स्टेबल्स, इनमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की झलक भी देखने को मिलती है। हम्पी के कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स की अगर हम बात करें, विरूपाक्ष टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। ये भगवान विरूपाक्ष को डेडिकेटेड है, जो भगवान शिव की एक फॉर्म है। वैसे देखो, हेमकुंटा हिल्स, ये विरूपाक्ष टेम्पल के साउथ में है। ये हिल्स हेमकुंटा हिल्स, फिर से बोलता हूँ, विरूपाक्ष जो टेम्पल है उसके साउथ में है हेमकुंटा हिल्स। यहाँ पर पुराने खंडर, जैन टेम्पल्स, मोनोलिथिक स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा जो कि भगवान विष्णु की एक फॉर्म है, ये सब देखने को मिलता है। मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है? जब देखो एक ही पत्थर से काट के कोई मूर्ति बनाई जाती है या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है मोनोलिथिक। यहाँ पे जो विट्ठल टेम्पल है उसे बनाया गया था 16वीं शताब्दी में। विट्ठल टेम्पल अब एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। वैसे ये टेम्पल अपने म्यूजिकल पिलर्स के लिए भी फेमस है। मतलब टेम्पल में जो कॉलम्स हैं, पिलर्स हैं, उन पर आप थपकी दोगे, टैप करोगे तो म्यूजिकल आवाज़ आएगी। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि हम्पी सिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया सिटी थी, मतलब बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पे एशिया की सबसे बड़ी सिटी थी, तो आज क्या हुआ? बीजिंग तो अभी भी है, तो हम्पी के साथ क्या हुआ? देखो 1565 में क्या हुआ था, विजयनगर एम्पायर लड़ाई हार गया था मुस्लिम सल्तनत के कोलिशन से। उसके बाद तो ये जो कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की हम्पी, इसे भी जीत लिया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटपाट हुई। जो मुस्लिम सल्तनत की आर्मीज थी उन्होंने इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब जो भी मोनूमेंट मौजूद हैं वो तो सिर्फ रिमेन्स हैं, एक्चुअल में सिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंडियन ओशन रीजन में अभी फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा हाई ऑपरेशनल अलर्ट जारी की गई है, क्योंकि चाइना के साथ टेंशंस हैं। इन्हीं टेंशंस के बीच इंडिया और रशिया मिल के बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, जिसका नाम है इंदिरा 2020। अंडमान सी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल नज़दीक है। आप ये मैप देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और ये है अंडमान सी, जहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि इंडिया के पास एक तुरूप का इक्का है। चाइना के जो शिप्स हैं वो देखो यहाँ से होके गुजरते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, पिछले 2-3 दिनों से एक दिक्कत आ रही है, जब भी ये पेन चलाता हूँ तो हैंग हो जाता है। अभी शायद फिर से हो जाए। पूरा विंडो फिर से रीइंस्टॉल कर लिया, सॉफ्टवेयर से रीइंस्टॉल कर लिए, बट ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। देखते हैं। खैर, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, ये यहाँ से चाइना के शिप्स होके गुजरते हैं और इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो चाइना पर नकेल कसी जा सकती है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2003 में और पहली बार जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट हुई 2017 में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोल गैसिफिकेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया कोल गैसिफिकेशन के मुद्दे पर। क्या है ये कोल गैसिफिकेशन? देखो, कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। और सिन गैस क्या है, अगर यूपीएससी पूछ सकती है सिन गैस के बारे में। सिन गैस एक मिक्सचर है किन किन का? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस, वाटर वेपर, इन सब का मिक्सचर है। और सिन गैस प्रोड्यूस की जाती है कोल, वाटर और एयर या फिर ऑक्सीजन से। दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। सिन गैस के मिक्सचर में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, और दूसरा सिन गैस को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, किन किन की सहायता से? कोल, वाटर और एयर या फिर ऑक्सीजन की सहायता से
कोल गैसिफिकेशन होती है, यानी सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। सिन गैस के देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है सिन गैस की सहायता से। केमिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स। और कोल गैसिफिकेशन से जो हाइड्रोजन हमें प्राप्त होती है उसका भी काफ़ी सारे पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मीथेन और नेचुरल गैस जो एक्सट्रैक्ट होती हैं कोल गैसिफिकेशन से, उसको एलएनजी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में, और डायरेक्टली उसे एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। बट कुछ कंसर्न्स हैं। कोल गैसिफिकेशन जब होता है तो पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है सिन गैस को प्रोड्यूस करने में, तो काफ़ी वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, ज़मीन भी काफ़ी बार धंस जाती है, और इस पूरे प्रोसेस में जो वेस्ट वाटर होता है उसे डिस्पोज करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब लास्ट में आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें यूनियन मिनिस्टर ने काफ़ी सारी बातें बताई, जैसे जो कोल इस्तेमाल होता है गैसिफिकेशन के लिए उसके रेवेन्यू शेयर में सरकार 20% कंसेशन देगी ताकि ज़्यादा कोल गैसिफिकेशन हो। अगर कोल गैसिफिकेशन ज़्यादा होता है तो इससे सिंथेटिक नेचुरल गैस, एनर्जी फ्यूल, यूरिया फॉर फर्टिलाइज़र और दूसरे केमिकल्स की प्रोडक्शन भी बूस्ट होगी। हमारे देश में सरफेस कोल गैसिफिकेशन को डेवलप करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में डॉक्टर वी.के. सारस्वत, ये नीति आयोग के मेंबर हैं। इसके साथ साथ इस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ कोल से दूसरे सदस्य भी शामिल हैं। इस कमेटी को काम दिया गया है कि आप संभावनाएं एक्सप्लोर कीजिए, कैसे बूस्ट किया जा सकता है सरफेस कोल गैसिफिकेशन को। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड ने भी प्लान किया है एटलीस्ट 3 गैसिफिकेशन प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे डंकुनी के अलावा। डंकुनी का जो कोल गैसिफिकेशन प्लांट है वो अलग से, इसके अलावा 3 और गैसिफिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के बारे में है। क्या है ये? देखो, एक प्लेटफॉर्म है, इसकी सहायता से रिन्यूएबल जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसको बेचा जा सकता है। तो आप कह सकते हो ये पहला स्टेप है इंडिया की शॉर्ट टर्म पावर मार्केट को की ग्रीनिंग की दिशा में। मतलब हमारी इंडिया की जो शॉर्ट टर्म पावर मार्केट है जिसमें थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी को परचेज किया जाता है, उसमें अभी तक देखो जो कोल प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ज़्यादातर तो उसका ही सेलिंग और बाइंग होती है। बट अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो भी इंक्रीज होगा इंडिया की शॉर्ट टर्म पावर मार्केट में, और उस दिशा में ये पहला प्रयास है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, यानी GTAM। ये अल्टरनेटिव न्यू मॉडल है जो इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वो डेवलपर्स जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो ओपन मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच के बिना लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किए। अभी तक क्या होता था कि लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन करने पड़ते थे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले डेवलपर्स के द्वारा। शॉर्ट टर्म पावर मार्केट में उनकी हिस्सेदारी काफ़ी कम थी। बट अब जो ये GTAM प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसकी सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सहूलियत होगी, इवन स्टेट्स को भी सहूलियत होगी। स्टेट्स अब ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकेंगे क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस अगर होती है तो उसे बेचा जा सकता है आसानी से, इवन शॉर्ट टर्म पावर मार्केट में। इसके बाद देखो इस आर्टिकल में, आर्टिकल मतलब ये PIB का आर्टिकल था, PIB में लंबा चौड़ा आर्टिकल आया है इस ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के ऊपर। तो PIB के इस आर्टिकल में कहा जाता है जो इस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो नेचर में बायलेटरल होगी, मतलब कौन रिन्यूएबल एनर्जी बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी। और इवन जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस होती हैं विभिन्न एंटिटीज़ की, इसका क्या मतलब है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस? देखो सरकार क्या करती है, कुछ ऑब्लिगेशंस लगाती है एंटिटीज़ के ऊपर कि आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है तो कम से कम
इतना परसेंट तो आप रिन्यूएबल एनर्जी परचेज कीजिए, बाकी आप फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं उसे परचेज कर सकते हो। मकसद सरकार का ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो इस मार्केट में, इस प्लेटफॉर्म पर जो खरीद फरोख्त होगी रिन्यूएबल एनर्जी की, वो खरीद फरोख्त रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस का भी ध्यान रखेगी। मतलब किसी एंटिटी की जो ऑब्लिगेशन है, वो एंटिटी अपनी ऑब्लिगेशन को भी फुलफिल कर सकती है इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करके। इसके बाद देखो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन्हें सेग्रीगेट किया जाएगा सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस और नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस के बीच डेली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। प्राइस डिस्कवरी जो होगी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की, वो कंटिन्यूस बेसिस पे होंगी। ये सब फायदे होंगे इस प्लेटफॉर्म के जिसका नाम है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। यूपीएससी सिंपल से सिंपल और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती है। ज़्यादा संभावना सिंपल क्वेश्चन आने की है, जैसे ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है क्या, तो आप बता सकते हो ये एक प्रकार का पोर्टल है, इस पे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की खरीद फरोख्त हो गई। चलते हैं आगे। लास्ट का जो आर्टिकल है वो मैपिंग से संबंधित है। आप ये मैप देखिए, ये वाला मैप आप देखिए, एक सेकेंड। ये मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर टर्की है, ये साइप्रस है यहाँ पर, और ये है क्रीट आइलैंड। ये क्रीट आइलैंड किसका है? ग्रीस का है। साइप्रस और क्रीट आइलैंड के बीच का ये जो एरिया है ना मेडिटेरेनियन सी का, यहाँ पर दो देशों के द्वारा एक्सरसाइज की गई, एक ग्रीस के द्वारा और दूसरा टर्की के द्वारा। टर्की ने अपना रिसर्च वेसल भी भेज दिया यहाँ पे गैस और ऑयल रिजर्व को एक्सप्लोर करने के लिए। तो टकराव है दो देशों के बीच, एक तरफ ग्रीस है और दूसरी तरफ टर्की है, इस आइलैंड के आसपास के एरिया को लेके। कंटेक्स्ट ये है, टर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ग्रीस से बातचीत करने को तैयार हैं कि इस आइलैंड के आसपास का जो एरिया है उसमें रिसोर्स पर किसका कब्जा होगा, इस इशू पर। तो बस मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है कि क्रीट आइलैंड कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी में है, कौन से देश का ये आइलैंड है? ये आइलैंड है ग्रीस का। ग्रीस में शामिल हुआ था 1913 दिसंबर में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहली स्टेटमेंट गलत है, हम्पी कर्नाटक में है ना कि आंध्र प्रदेश में। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, एक्स इंदिरा 2020 ये एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच कंडक्ट होती है, ना कि इंडिया और फ्रांस के बीच। तीसरी स्टेटमेंट ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के बारे में सही है। और सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गलत है। इसे 1962 के इंडिया और चाइना युद्ध के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।